नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या देश का लोकतंत्र अगले पायदान की तरफ बढ़ रहा है, जहां निष्पक्षता सर्वोच्च स्तर पर होगी, जहां पारदर्शिता पानी के जैसे होगी और जहां वोटर्स का भरोसा सातवें आसमान पर होगा, जहां ना वोट पर सवाल होंगे, ना ईवीएम पर, ना संस्था पर और ना ही किसी प्रक्रिया पर। एक ऐसी व्यवस्था जो चुनाव की प्रक्रिया को इतनी फुल प्रूफ कर देगी कि हारने वाला यह समझ ही नहीं पाएगा कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। क्योंकि बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि ये देश के भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नवनिर्माण की नींव की आधारशिला का श्री गणेश है, जिसके बाद बिहार में हुए बदलाव देश की चुनावी व्यवस्था को बदल देंगे, जिसके बाद बिहार में हुए बदलाव देश की सोच को बदल देंगे। और न सिर्फ एसआईआर पूरे देश में होगा, बल्कि जल्द ही इसकी घोषणा होगी। 100% वेबकास्टिंग बूथ चोरी की झूठी घटनाओं को पूरे तरीके से रोक देंगे। तो बीएलओ को पावर और पार्टियों को हर डिटेल, किसी भी चुनाव को मुद्दे से इतर फालतू के मुद्दों के आधार पर डीरेल नहीं होने देगी। क्योंकि यह बिहार का चुनाव, बिहार एक्ट 243, जो है भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का पूर्ण समाधान। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन तारीखों से पहले जरा यह समझिए कि बिहार में कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें से कितनी सीटें सामान्य, कितनी एससी और कितनी एसटी से जुड़ी आरक्षित सीटें। जरा एक नजर सबसे पहले इस पर डालते हैं और देखिए सर, जो पहला चरण का चुनाव होगा वो 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को, मतगणना 14 नवंबर को होनी है। लेकिन बिहार के चुनाव के दौरान सामान्य सीटें कितनी एससी वर्ग के लिए और कितनी एसटी वर्ग के लिए, जरा एक नजर इस पर भी डालने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, क्योंकि हम आपको बिहार का चुनाव और परिणाम समझा रहे हैं, उसके अलावा अगर बात की जाए तो हम आपको बताते हैं, दरअसल जो सामान्य सीटें हैं वो 243 में से 203 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। देखिए, कुल सीटें हैं 243, सामान्य सीटें हैं 203, अनुसूचित जाति एससी के लिए 38 सीटें और इसके अलावा अगर बात की जाए एसटी के लिए तो 2 सीटें रिजर्व हैं, जिसके लिए यह चुनाव हो रहा है। और उसका पहला चरण जो होगा वो 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। लेकिन पहले चरण के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे चरण में कितनी सीटों पर वोट डाला जाए, क्योंकि आज हम आपको यह नहीं बता रहे कि कौन सी पार्टी के कौन से मुद्दे, कौन सी पार्टी किस तरीके से गठबंधन कर रही है, किस गठबंधन के अंदर सीटों का शेयरिंग क्या है। आज हम आपको यह पूरा प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के वो नवाचार जो बिहार के जरिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई दिशा देंगे, उसके नजरिए से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले चरण में मध्य बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। दूसरे चरण के अंदर 122 विधानसभा सीटें जो कि सीमा से सटी हैं, वहां पर वोटिंग होगी। बिहार में कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटों का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और 16 नवंबर के आसपास वहां सरकार का गठन होगा, क्योंकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन बिहार में मतदान केंद्र और वोटर्स, जरा इस कैलकुलेशन को एक बार समझिए, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ बिहार नहीं, देश के किसी भी चुनाव में सवाल उठाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जरा एक बार बिहार की व्यवस्था को देखते हैं और देखिए, इस बार कुल मतदान केंद्र जो बिहार के अंदर बनाए गए हैं वो है 90,712। ग्रामीण केंद्र जो है
यानी कि जो ग्रामीण इलाकों के अंदर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो है 76,801, जबकि शहरी मतदान केंद्र 13,911 है। इनमें से 1350 वो मॉडल केंद्र हैं जो एक अलग नजरिए से आपको नजर आएंगे और उनकी एक एक मॉडल केंद्र की एक एक व्यवस्था होगी और एक एक खूबियां होंगी जिसको वो डेडिकेट हो रहे होंगे। इसके अलावा औसतन मतदाता प्रति केंद्र 818 है और वेबकास्टिंग 100% मतदान केंद्रों की जाएगी, यानी कि जो 90,712 कुल मतदान केंद्र हैं उनमें से अगर किसी एक मतदान केंद्र पर जो वोट डालेंगे वो 818 औसतन होंगे। और ये एक अच्छा आंकड़ा है क्योंकि अमूमन 900 के आसपास एक मतदान केंद्र पर वोट डाले जाते हैं। लेकिन बिहार क्या वाकई में हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने वाला है? क्या वाकई में बिहार हिंदुस्तान के भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला है? क्या वाकई में बिहार का चुनाव इलेक्शन कमीशन पर उठ रहे फेक नैरेटिव का पूर्ण विराम है? और क्या बिहार के बाद अपोजिशन, चाहे वो कोई भी पार्टी किसी भी दौर में हो, वो सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचे? क्या वाकई में बिहार एक क्रांतिकारी शुरुआत का शंखनाद है? बिहार से दरअसल 17 बदलाव की शुरुआत हो रही है जो देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू होंगे। इसमें जो सबसे पहला है वो है मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा होगी। बिहार में तो 818 औसतन है। सभी पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्टिंग होगी। तो यह सवाल होगा ही नहीं कि वहां वोट डालने नहीं दिया गया, यह सवाल होगा ही नहीं कि वहां वोट चोरी हो गया, यह सवाल होगा ही नहीं कि वहां पार्शियलिटी की गई, क्योंकि 100% वेबकास्टिंग होगी। इसके अलावा मतदाताओं के मोबाइल फोन जमा करने के काउंटर होंगे। इससे भी ज्यादा समस्या जो वोट डालने जा रहे होंगे उनको नहीं होगी और यह एक नवाचार है। इसके अलावा ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होंगी। इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी। यह भी पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है और इसकी शुरुआत बिहार के इलेक्शन से हो रही है जो भविष्य में हर इलेक्शन के अंदर आपको नजर आएगी। इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारियों, जिनको हम बीएलओज कहते हैं, और प्रवेशकों का प्रशिक्षण भी इस बार किया जाएगा। वहीं विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे हम SIR कह रहे हैं, उसका यह सफल समापन है और एक तरीके से हम कहते हैं कि एक टेस्ट किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। बिहार दरअसल SIR का वही पायलट प्रोजेक्ट जो 100% कसौटी पर खरा उतरा है। हालांकि अपोजिशन ने कई एलिगेशन इसको लेकर लगाए, लेकिन किसी भी आधार पर यह प्रमाणित नहीं हो पाए कि SIR नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि SIR जरूरी है और SIR इसके बाद पूरे देश में होगा। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि बुधवार को इसकी घोषणा होगी कि पूरे देश के अंदर SIR की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। मुमकिन है यह हो सकता है कि SIR देश में पहले चरण के अंदर जो होगा उसकी घोषणा बुधवार को हो सकती है। इसके अलावा जरा देखिए इस बार क्या और खास रहने वाला है। डिजिटल इंडेक्स कार्ड का शीघ्र वितरण किया जाएगा। वहीं वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होगा। वोटर ID कार्ड का 15 दिनों में वितरण कर दिया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारियों के लिए भी इस बार पहचान पत्र होंगे। वहीं फॉर्म 17C और ईवीएम में विसंगति पर वीवीपैट काउंटिंग होगी। अगर कोई कहेगा कि भाई ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है तो कोई बात नहीं, वीवीपैट के साथ मिलान किया जाएगा। वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां हैं उसको गिना जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की प्रारंभिक गणना होगी जो होती आई है। हाई राइज सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा 100 मीटर से बाहर अनौपचारिक ID स्लिप बूथ होंगे। राजनीतिक दलों के BLA का उपयोग किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण होगा और पोलिंग और काउंटिंग स्टाफ का पारिश्रमिक 2 गुना होगा। उनको मेहनताना इस बार 2 गुना मिलेगा और इससे वो भी खुशी खुशी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे जो कि हमेशा बनते भी आए। तो क्या वाकई में जो 17 चेंजेस किए गए हैं, जो 17 बदलाव किए गए हैं और जो बदलाव क्या वाकई में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का प्रतीक बनेंगे? और क्या जो आरोप अभी तक लगते आए कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं, जो आरोप लगाया गया कि वोट चोरी होने की संभावना है, जो आरोप लगाया गया कि जबरन वोटों को काटा गया है, जो आरोप लगाया गया कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जो आरोप लगाया गया कि फर्जी वोटर
बनाए जाते हैं, क्या उन सब का पूर्ण विराम है बिहार का इलेक्शन? क्योंकि एसआईआर के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब और जो ये 17 मेजर चेंजेस इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, ये वाकई में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नए पायदान पर लेकर जाने वाले हैं, जहां लोगों का पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एलिगेशन कल भी लगाते थे, वो आज भी लगाते हैं और मुमकिन है आगे भी लगाए, लेकिन कॉमन मैन का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर बिहार के इलेक्शन के बाद और ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए जरूर यह है कि कुल वोटर्स बिहार के अंदर कितने हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने वोट डालने के लिए लायक माना है। और जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, यह आंकड़ा दरअसल 30 सितंबर 2025 तक का है। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए जरा। जो पुरुष हैं वो 3 करोड़ 92 लाख के आसपास हैं, जो महिला मतदाता हैं वो 3 करोड़ 50 लाख के आसपास हैं। बिहार के अंदर जो ट्रांसजेंडर है वो 1725 हैं, जबकि दिव्यांग 7,20,000 के आसपास हैं। और जो 85 साल से ज्यादा के वोटर हैं बिहार के अंदर वो 4,04,000 के आसपास। कमाल की बात देखिए जरा, जिन्होंने शतायु हैं, जिन्होंने अपनी 100 साल की उम्र को पूरा कर लिया और जो अपने आप में एक नजीर है इस जीवंत लोकतंत्र की। क्योंकि सोचिए, जिन्होंने 100 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र, इसका मतलब उन्होंने आजादी के बिगुल को सुना है, उन्होंने आजादी को महसूस किया है, उन्होंने आजादी के बाद के भारत को महसूस किया है, उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती को महसूस किया है, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महसूस किया है, उन्होंने बैलेट पेपर से ईवीएम तक जाते हुए हिंदुस्तान को महसूस किया है और अब वो इलेक्शन कमीशन के नवाचारों को महसूस करेंगे। और यह आंकड़ा बिहार में 14,000 है, 14,000 का ही आंकड़ा है। इसके अलावा सर्विस वोटर्स जो हैं वो 1,63,000 हैं। युवा मतदाता जो पहली बार वोट डालेंगे, या जिसे हम कह सकते हैं कि जिनको पहली बार एहसास होगा कि वोट की ताकत क्या होती है, वो है दरअसल 14,01,000 के आसपास, जिनकी उम्र 18 से 19 साल, यानी कि जो पहली बार फर्स्ट वोटर्स कहलाएंगे। और ये एक बड़ा आंकड़ा है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। 14 लाख वोटर्स अगर इस 1,63,00,000 में मिल जाए, जिनकी उम्र 20 से 29 साल है, जिन्हें हम युवा मतदाता कह रहे हैं, तो फिर वहां का परिणाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वहां की पॉलिटिकल पार्टीज दो वोटर्स पर बहुत फोकस करेंगी, एक युवा मतदाता प्लस फर्स्ट वोटर्स और दूसरा महिला वोटर्स। क्योंकि जो वहां की योजनाएं हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बयान हैं, वो लगभग इन 5 करोड़ के आसपास वोटर्स की तरफ है। हालांकि जो युवा मतदाता 20 से 29 साल के, इनमें एक बड़ी पॉपुलेशन महिला वोटर्स की होगी। बिल्कुल ऐसे ही जो फर्स्ट वोटर्स 14.01 लाख के आसपास हैं, जो कि 18 से 19 वर्ष हैं, उसकी एक बड़ी पॉपुलेशन महिला की होगी। और आप मानकर चल सकते हैं कि उन दोनों में से जो महिलाओं का आंकड़ा होगा वो 3 करोड़ 50 लाख है। जो कुल मतदाता है वो 7 करोड़ 43 लाख है, जो 30 सितंबर 2025 तक का आंकड़ा बिहार के अंदर। और यह आंकड़ा तब है जब कहा जा रहा है कि वहां 50 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो एसआईआर के जरिए बाहर हो गए हैं, यानी या तो उनके पास दोहरा वोटर आईडी कार्ड था, या वो किसी और स्टेट के अंदर वोट डाल रहे हैं, या वो अब दुनिया में नहीं है, या वो ये प्रमाणित ही नहीं कर पाए कि वो बिहार के वोटर हैं। लेकिन आप सोचिए, इस बार इलेक्शन कमीशन बिहार में और क्या नया कर रहा है। बिहार में एक और बेहतरीन व्यवस्था की गई है। बेहतरीन व्यवस्था दरअसल यह है कि एक कॉल पर बीएलओ से आप बात कर सकें। और यह निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक ऐसी मशीनरी, चुनावी मशीनरी को इजाद किया है। अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर सारी समस्याओं का समाधान है। बिहार के अंदर कुल 90,712 बीएलओस, जबकि 243 ईआरओस और 38 डीओस नियुक्त किए गए। 90,712 दरअसल मतदान केंद्र तो उतने ही, वहां पर बीएलओस भी हैं जिनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। मतदाता 1950 जो कि वोटर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ जिले का एसटीडी कोड लगाना होगा।
उसके अलावा 1950 काम करेगा। मसलन जरा सोचिए, अगर पटना के लिए ऐसा करना है तो क्या करना होगा। पटना के लिए अगर ऐसा करना है तो वहां का जो कोड है +91612 ये लगाना होगा। उसके बाद 1950 लगाकर डायल करना होगा। सीधा पटना के अंदर BLO से संपर्क होगा और जो भी आपकी समस्या इस पूरे इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान होगी, आप उनसे समाधान ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन नवाचार इस बार किया गया है। जो बेहतरीन नवाचार है वो दरअसल है ECI नेट ऐप, जिसके माध्यम से मतदाता अपने BLO से कॉल बुक भी कर सकते हैं। और ये बिहार में हो रहा है। आप सोचिए, जिस बिहार के लिए पूरे भारत में कहा जाता है कि पिछड़ा प्रदेश है, वो पिछड़ा प्रदेश हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन या कहें कि चुनावी प्रक्रिया को एक धार देने वाला है। जिसे हम पिछड़ा प्रदेश कहते हैं, वहां के वोटर्स इतिहास रचने वाले हैं। जो बिहार एक तरीके से अधिकारियों के फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि बेहद काबिल ब्यूरोक्रेसी के लोग ज्यादातर बिहार से आते हैं। वहां से एक नई प्रक्रिया आ रही है, एक ऐसी प्रक्रिया जो चुनाव को आम आदमी की नजर में और ज्यादा भरोसेमंद बनाएगी। और इसलिए जिस ESI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट ऐप का जिक्र हम करें, वो भी बिहार के अंदर ही लॉन्च होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से निर्वाचन आयोग का नया ECI नेट सिंगल विंडो ऐप लॉन्च किया जाएगा। और इसकी महत्वपूर्ण बात जरा समझिए, या कितना महत्वपूर्ण है। इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन एप्स बताया जा रहा है। यानी कि अभी तक जितने भी इलेक्शन से जुड़ी एप्लीकेशंस हैं, उन सब की मां के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप कहा जा रहा है। और यह बिहार चुनाव से पूरी तरह संचालित और सक्रिय रहेगा, जिसके जरिए निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रमुख प्रक्रियाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। और यह दरअसल सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि कॉमन मैन की जहन में जो पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूजन को भरती है, जिन सवालों को जन्म देती है, उन सवालों के सभी जवाब सीधे आम जनता इलेक्शन कमीशन से ले सके और पॉलिटिकल पार्टीज के फेक नैरेटिव के चक्कर में वो फंसे नहीं। लेकिन इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही SIR की। इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल भी खड़ा हुआ, बहुत ज्यादा सवाल भी खड़े हुए। लेकिन बिहार की जनता और इलेक्शन कमीशन दोनों के बीच में भरोसा भी रहा और उस भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ संवाद भी रहा। और इसीलिए जो बिहार के अंदर हुआ, उसे दरअसल वोटर लिस्ट का ऐतिहासिक शुद्धिकरण कहा जा रहा है। ऐतिहासिक शुद्धिकरण, क्योंकि चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 से स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR शुरू किया, जो 22 साल बाद बिहार में हुआ। इसमें सभी वोटर्स को फॉर्म भरना पड़ा। परिणाम यह रहा कि कुल 7,42,00,000 सही वोटर पाए गए। 21.5 लाख नए वोटर जोड़े। जो 65 लाख फर्जी, डुप्लीकेट, मृत, अवैध नाम थे, उनको हटा दिया गया। और यह तय हो चुका है कि पूरे देश के लिए बिहार का SIR मॉडल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। हम मानकर चल रहे हैं कि जल्द ही इसको देश में लागू किया जाएगा। और संभावना है, हम फिर कह रहे हैं, पूरी संभावना है कि बुधवार को पूरे देश में SIR कराने की घोषणा कर दी जाए। हो सकता है कि SIR 2 या 3 फेज के अंदर हो, और जो पहले फेज की घोषणा हो वो बुधवार को कर दी जाए कि इन राज्यों के अंदर अब SIR प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और बिहार एक रोल मॉडल के तौर पर हमेशा भारत के सामने रहे। लेकिन जिस तरीके से इसे शुद्धिकरण कहा जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से बिहार इलेक्शन के अंदर एक और फैक्टर है जिस पर सबकी नजर है, और उसे हम कह रहे हैं द ग्रेट बिहार ऑफर्स। वो ऑफर्स जो दिए जा रहे हैं, एक तरफ शुद्धिकरण करके इलेक्शन कमीशन सही वोटर्स को पोलिंग बूथ लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो बिहार के अंदर जनता को ऑफर्स दिए जा रहे हैं, उसके जरिए भी वोटर्स को पोलिंग बूथ लाने की तैयारी। हालांकि उसके पीछे मकसद यह कि उनकी पार्टियों को वोट डले, लेकिन हमारा मकसद है सबसे पहले वोट डले और मैक्सिमम डले। दरअसल बिहार में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी।
यूपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की बात हो रही है। सिर्फ इतना नहीं, नीट, जेई, क्लैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की बात हो रही है। सरकार बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण ब्याज मुक्त प्रदान करने की बात कर रही है। सीनियर पत्रकारों को हर महीने 15,000 और उनके आश्रितों को 10,000 की पेंशन की बात हो रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए BIIPP 2025 योजना के तहत 25 एकड़ तक मुफ्त भूमि देने की भी बात वहां पर हो रही है। लेकिन इन मुद्दों से इतर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं और वोट उन्हीं पर पड़ना चाहिए। तो बिहार के जनहित के मुद्दे क्या हैं? जरा इसको भी समझिए, क्योंकि बिहार के मुद्दे ऐसे नहीं है कि देश के बाकी मुद्दों से अलग है। हमने जब से होश संभाला होगा, जिन मुद्दों के साथ हमने इलेक्शन को होता देखा, आज भी वही मुद्दे हैं। मसलन बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी, रोजगार के अवसर सीमित हैं, उनको बढ़ाने की बात हो रही है। शिक्षा व्यवस्था का संकट बिहार में भी है और कई जिलों के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उनको दुरुस्त करने की बात हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की वहां पर कमी और स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों में जरूरी उपकरणों की कमी की बात हो रही है। बुनियादी ढांचे का अभाव, सड़कें, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी, कृषि संकट और किसानों की समस्याएं, इसके अलावा किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, ऐसी भी बात वहां होती है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है। सरकारी योजनाओं के फंड का सही इस्तेमाल करने की बात भी हमेशा होती है। दरअसल ये मूलभूत वो समस्याएं हैं जो ना आज खत्म हो रही है और ना कल खत्म होगी, लेकिन हां, इनको कम किया जा सकता है और हर सरकार इसी तरफ काम कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन पहली बार बिहार के अंदर 15 सालों में सबसे कम वक्त में इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। जरा एक नजर डालते हैं, देखिए जरा बीता इतिहास क्या है। 2010 में 61 दिन के अंदर इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया हुई थी। 2015 के अंदर 60 दिन के अंदर इलेक्शन की प्रक्रिया बिहार में पूरी हुई थी। 2020 के अंदर 47 दिन लगे थे और 2025 में महज 40 दिन के अंदर यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, सिर्फ 40 दिन के अंदर। लेकिन ये जो 40 दिन है ना, इन 40 दिन बिहार के अंदर आचार संहिता लगी रहेगी। तो आचार संहिता का मतलब क्या है और इस दौरान क्या पाबंदियां होंगी, वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताते हैं कि मंत्रियों को सरकारी सुविधाएं उपयोग करने पर अब रोक रहेगी बिहार के अंदर। सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की तस्वीरें हटा दी जाएंगी, नई योजनाओं पर रोक रहेगी और भड़काऊ बयानों पर नियंत्रण रखा जाएगा। सभा और जुलूस के लिए अनुमति अब वहां लेनी पड़ेगी। मतदान केंद्रों के पास प्रचार पर रोक रहेगी। शैक्षणिक संस्थाओं का उपयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। जुलूसों में वाहनों की संख्या सीमित होगी, 10 से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि कोई जुलूस 10 गाड़ियों के साथ निकला। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इसकी सख्ती से पालना हमने होती देखी है। मतदान से 48 घंटे पहले सभाओं और प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, लेकिन हाँ, 24 घंटे तक डोर टू डोर कैंपेन करने की व्यवस्था जरूर होती है। तो ये बिहार का चुनाव है जो हो तो 243 सीटों पर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को 360 डिग्री चेंज कर देगा। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन खुद को अपग्रेड कर रहा है, वोटर के साथ सीधा खुद को जोड़ रहा है, और ज्यादा पारदर्शी हो रहा है, और ज्यादा भरोसेमंद हो रहा है, और जो सवाल अभी तक उठे हैं उन सवालों के जवाब इस बिहार इलेक्शन के जरिए देने की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। और याद रखिएगा, आज हम जो कह रहे हैं कि बिहार का यह चुनाव देश की व्यवस्था को बदलेगा, देश के चुनाव को बदलेगा, जनता के भरोसे में बढ़ोतरी करेगा। जो पारदर्शिता की बात इलेक्शन कमीशन की होती है वो और ज्यादा इस इलेक्शन के बाद बढ़ेगी। इसलिए इस इलेक्शन को सिर्फ बिहार का इलेक्शन मत मानिए, इसे नव भारत में नव इलेक्शन प्रणाली की शुरुआत का श्री गणेश मानिए जो बिहार से हो रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर दी जाएगी।